नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन ग्रुप की इस क्लास में। और आज का जो सेशन रहेगा इसमें लगभग 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे साइंस के, और इस जनरल साइंस के स्पेशली बायो के सवाल रहेंगे। और इसमें जो सवाल आपको मिलने वाले हैं इसमें 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस टाइप का किया जाएगा कि हर सवाल कम से कम 5 सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब उसकी सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी कामगर रहेगी और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प देने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या है? मास्टर ग्लैंड का मतलब है कि आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ करे इससे पहले इसकी पेन वगैरह को चालू कर दिया जाए। चालू हो गई। तो मास्टर ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि भाई ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने जा रही है। किसको कंट्रोल कर रही है? पूरी बॉडी को, होल बॉडी को। होल बॉडी का मतलब है कि आपके अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं काम करने वाली है ग्लैंड। असल में काम कैसे करती है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे ये बॉडी है और इस बॉडी में बहुत सारे काम होने के, जैसे कि मान लो कि इस व्यक्ति के अंदर डाइजेशन जैसा कुछ काम होने वाला है। ठीक है, या फिर मान लो कुछ देर के लिए कि इसका बॉडी ग्रोथ होने वाली है, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। मान लो कि सपोज करो ये छोटा सा बच्चा है और इसको ये बड़ा करके कुछ इस रूप में लाने वाला है। तो इस बच्चे के अंदर मेंटली और बॉडी के लेवल पे हर तरीके से ग्रोथ कैसी हुई? तो इसमें ग्रोथ भाई ऐसे हुई कि इसमें ग्रोथ हार्मोन से क्रिएट किया गया, और उस ग्रोथ हार्मोन ने यानी कि जीएच ने इसकी सोमैटिक सेल को इस बात के लिए पुश किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवीजन करिए, और डिवीजन करने के बाद संख्यात्मक तौर पे वृद्धि कीजिए। अगर आपके अंदर कोशिकाओं की वृद्धि होगी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो अल्टीमेटली आपका शरीर भी बढ़ता जाएगा और वजन भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा काम हुआ। लेकिन मजे की बात, ये ग्रोथ हार्मोन आया कहाँ से? तो ये ग्रोथ हार्मोन आया भाई पीयूष ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड छोटी सी होती है जो कि चने के आकार की होती है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें कई सारे हार्मोन एक साथ निकलते हैं। इससे 7 निकलते हैं, उससे 2 निकलते हैं। टोटल निकलते कौन कौन से समझ लीजिए। जैसे कि ल- आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRLH, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कहीं ना कहीं मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन के तौर पे जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिक्स मिल्क इजैकुलेटरी हार्मोन के तौर पे जाना जाता है। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन है जो सोमैटिक ग्रोथ करवाता है, इसको सोमैटोस्टेटिन हार्मोन भी बोलते हैं, एसएच भी बोलते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो थायराइड को सही करने के लिए या थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकालने के लिए जो निकलता है उसको TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे मेलानोसाइट सेल को एक्टिवेट करने के लिए MSH हार्मोन। तो ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को फाइनली कंट्रोल करते हैं। और किससे करते हैं? सिर्फ एक ग्लैंड से। यहाँ पे एक सवाल लगे हाथ और बता दूं, हमारे शरीर में ग्लैंड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो ग्रंथि हमारे अंदर 2 तरीके की होती हैं। कुछ होती हैं जिनका नेचर होता है कि वो अपना सेक्रीशन एक किसी डक्ट के माध्यम से ले जाके टारगेट आर्गन में डाल देती हैं, और वो आर्गन उस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा जैसे उसका सिक्रेटरी मटेरियल बना हुआ था। सिक्रेटरी मटेरियल का मतलब है कि उसका मैसेज, जो मैसेज वो लेके आई हैं। और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो अपना मैसेज यानी कि अपना सिक्रेटरी मटेरियल डायरेक्ट ब्लड में डाल देती है, और वो ब्लड पूरे शरीर में ले जाएगा, जिसकी ज़रूरत होगी वो उस सिक्रेटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा और यूज कर लेगा। तो जो ब्लड में डाला जाता है उसको बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। और जो डायरेक्ट डक्ट से निकल के आ रहा था उसको बोलते हैं एंजाइम। अब मजे की बात समझना, जो एंजाइम सिक्रेट करने वाली ग्रंथि है उनको बोलते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड। एक्जोक्राइन ग्लैंड, वही स्रावी। हिंदी में क्या बोलते हैं? वही स्रावी ग्रंथि। और जो हार्मोन सिक्रेट करने वाली ग्लैंड है इनको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथ। अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इस तरीके से 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे जो सही आंसर बना है वो पीयूष ग्रंथि है। जो बचे हुए 4 हैं उनको भी समझ लीजिए। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन निकलता है, थायरॉक्सिन।
और इस थायरॉक्सिन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आयोडीन होता है। अगर बताया जाता है कि आयोडीन की कमी हो आपके खाने में तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा और थायराइड ग्लैंड जो उसमें स्वेलिंग आ सकती है, इसी को बोलते हैं थायराइड का गोइटर या फिर सीधे घेंगा रोग भी बोल सकते हो। आदि वक्त इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इससे एड्रिनालिन निकलता है जो आपके आपातकाल में आपको हेल्प करता है, या तो भाग जाने के लिए या तो उससे फेस करने के लिए। अग्न्याशय जो है वो मिक्स ग्लैंड है। इसमें दोनों तरीके के हार्मोन होते हैं, मतलब इसमें हार्मोन भी होते हैं सॉरी, और साथ में इसके एंजाइम भी निकलते हैं इससे। तो एंजाइम हार्मोन दोनों निकल रहा है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जा रहा है। अगला इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो भाई इंसुलिन हार्मोन जो है अग्न्याशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय की द्वीपिकाएं या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, द्वीपिकाएं। इसमें भी कई प्रकार की सेल होती है, अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है, गामा भी होती है, डेल्टा भी होती है, कई सारी सेल होती है। तो जो अल्फा बीटा है ये आपके काम की हैं। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से। अगर अल्फा सेल की बात करें तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से ग्लूकागॉन निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकागॉन। आपकी बॉडी में अगर मान लो कि आपने खाना खाया और खाने में आपके रोटियां ज़्यादा हैं, सपोज करो कि ऐसे आपके पूरे शरीर की जो नीड है ग्लूकोज की वो 4 रोटियों के बराबर की थी। 4 रोटी खा लोगे तो बराबर जितनी ज़रूरत है उतना आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन पता चला कि आपने 4 रोटी की बजाय खा लिया है 10-20 रोटी। अब उस 10-20 रोटी से आपका असल में कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 10-20 रोटियों से जो आपने खाया है उससे आपको ग्लूकोज ज़्यादा मिल जाएगा और वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में असल में किसी काम का नहीं। अब वो ग्लूकोज क्या करेगा, वो ग्लूकोज उसी ब्लड में तैरता रहेगा, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चला जाता है और ब्लड उसको ले जाके शरीर के हर एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देता है। तो जिसको जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत है वो उतना यूज करेगा। लेकिन आपने 10 रोटियाँ एक्स्ट्रा खा ली हैं तो उसका ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो ब्लड में घूम रहा है। अब मामला आता है हमारी अपनी मेटाबॉलिज्म का। तो इंसुलिन जो निकल रहा है वो इंसुलिन क्या करेगा, इस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस ग्लूकोज से क्या बना देगा, वो ग्लाइकोजन बना देगा। और ये ग्लाइकोजन कहाँ जाएगा, ये ग्लाइकोजन असल में चला जाता है हमारे यकृत में। यकृत की कोशिकाओं में जाके इकट्ठा होता रहता है। कौन बना रहा है इसे, इंसुलिन बना रहा है। अब देखो मामला यह है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कहाँ चला गया, ग्लाइकोजन बन के यकृत में चला गया। तो हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अब नहीं बचा। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है प्रॉपर तरीके से इधर उधर घूमता रहता है और पूरे शरीर को कनेक्ट किए रहता है और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी नहीं रहता है। तो हम शुगर रोग से बचे रहते हैं, क्योंकि यही जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में इसमें था, अगर ये ग्लाइकोजन ना बनता तो ये फाइनली शुगर पेशेंट या कह सकते हो डायबिटीज पेशेंट हमें बना देता, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा है ग्लूकागान, जो मैंने अभी बताया था, वो अल्फा सेल निकाल रही। ग्लूकागान ग्लूकागान क्या करेगा, ग्लूकागान की कहानी ये होती है बच्चे कि ग्लूकागान हमारी जो ग्लाइकोजन है इस ग्लाइकोजन को क्या बना देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। मामला क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने खाना नहीं खाया लेकिन शरीर को एक समय के बाद भूख तो लगनी ही लगनी है। सपोज करो कि घर में कुछ ऐसा बवाल हो गया कि आपने खाना नहीं खाया, लात मुक्का चल गए। अब उस लात मुक्का चलने के चक्कर में क्या होता है कि नाराजगी होगी। अब उस नाराजगी में आपका तो मन खाने का करेगा नहीं, क्योंकि मामला है आपके सेंटीमेंट का, आपके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का, आप खाना नहीं खाएंगे। लेकिन शरीर नहीं जानता कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ होती है। उसको तो नीड है ही भूख की, भाई आपको एनर्जी चाहिए चाहिए। आप खाना नहीं दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है घर पे तो 4 लाख ज़्यादा पड़ गई हो, तो आप खाना नहीं खाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में आपके अंदर जो ग्लूकोज था वो तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी चाहिए। तो ये ग्लाइकोजन टूट टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा और वो बनाएगा कौन, ग्लूकागॉन बनाएगा। तो इस तरीके से ग्लूकोज की सप्लाई इमरजेंसी में हो जाती है। लेकिन मान लो कि मामला ज़्यादा संगीन था, लात मुक्का ज़्यादा जोर से पड़े हैं, माहौल ज़्यादा बिगाड़ दिया गया, आप उसके बाद भी नहीं खा रहे हैं, तो आप बदतमीजी अपने साथ कर रहे हो, अपने शरीर के साथ कर रहे हो। लेकिन शरीर इस चीज़ को मैनेज करने के लिए फिर भी खड़ा है। वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन जब खत्म हो जाएगी तो आपके शरीर के अंदर का फैट बर्न करना शुरू कर देगी। तो ग्लाइकोजन के बाद कौन बर्न होगा, फैट बर्न होगा। अब ये फैट से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। उसके बाद भी नहीं खाया, मान लो कुछ एकदम बवाल हो चुका है जिसमें आपकी खाने की इच्छा मर चुकी है, क्योंकि मामला सेल्फ रिस्पेक्ट का सर के ऊपर से जा चुका है। तो आप जब
तब भी नहीं खाओगे तो भैया प्रोटीन गलेगी। अगर उसकी कंडीशन में आप आ चुके हैं तो आप इसे मान लीजिए कि आप भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। अगर प्रोटीन गल के ग्लूकोज बन रही तो आपने स्थिति बद से बदतर कर ली है। आपकी हितैषी वाली बात यह है कि आप खाना खा लें, नहीं तो मर सकते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर था वो अग्न्याशय था। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है। अधिवृक्क ग्रंथ से निकलता क्या है? एड्रेनालिन, जो कि आपातकालीन हार्मोन है। थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन, जो आपके मेटाबॉलिज्म को लेकर, आपकी खुद की ग्रोथ को लेकर ये काम करता है। तीसरा है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई फिर से वही सवाल आ गया, घेंघा रोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती है, और थायराइड ग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर वो आयोडीन होता है, इसीलिए इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। हालांकि अगर इसमें हम पुराने सवाल में एक बार और देख लें तो एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया होता है खून की कमी वाली बीमारी। महिलाओं में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको पर मंथ कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी फेस करनी पड़ती है जिससे उनको कहीं ना कहीं ब्लड की कमी आती है। और साथ में घरों में आपने ध्यान दिया होगा कि पहले पुरुष समाज को खिलाया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी है पुरुष सत्तात्मक है। तो पहले उनको खिलाएंगे, बचा कुचा खाएंगे, ज़रूरत पड़ी मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो हो सकता है कि खाने में भी उनको समझौता करना पड़े। तो इसलिए शरीर की कमजोरी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आना और खून भी कभी कभी आता है इत्यादि। मधुमेह जो था वो इंसुलिन की कमी से होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमती रहती है। तो इस तरीके से तीसरे सवाल में सही आंसर है घेंघा। चौथा है, पौधों का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? भाई ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। दल जो है, पेटल्स बोलते हैं इसको, ये फूल के, जैसे मान लो कि एक फूल बना हुआ है ये, ठीक है, और इस फूल में ये जो है स्टिग्मा है, और नीचे स्टाइल है, और ये ओवरी है। इसके बाद में यहाँ से लग गए पेटल्स, ये लग गए पेटल्स। तो इस पेटल में आपने ध्यान से दिया, उसके बाद में यहाँ पे सेपल भी होते हैं, और ये डंठल से जुड़ा रहता है। ये फ्लावर है। अब इसको बीजेपी वाला फ्लावर नंबर समझ लेना, ये नॉर्मल फ्लावर है। इसमें दो तीन चीज़ें आपने देखी, जैसे मैंने बताया बीजांड। अब बीजांड को मैंने क्या बताया? ओवरी बताया। क्या बताया? ओवरी। यहाँ पे अंडाशय जो है, ये क्या है? ओविडक्ट कह सकते हो, या यहाँ का कह सकते हो ओविसैक भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कुल मिलाकर ओव्यूल बोल दो यहाँ के शब्द में तो ज़्यादा सही है ये वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं ओव्यूल। परागकोश क्या होते हैं? जो यहाँ से स्टेमन लगे होते हैं, इस स्टेमन में पराग कण भरे रहते हैं, इन्हीं को बोला जाता है परागकोश, यानी कि स्टेमन की बात हो गई। ये मेल फ्लावर होता है, ये फीमेल होता है। अब मामला है, पूछा क्या था, कौन सा भाग फल में बदलेगा? तो फल में भैया यही बदलेगा, ये वाला हिस्सा जो ओवरी है। ओवरी फाइनली फल में कन्वर्ट हो जाएगी। अंदर का जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बनेगा? सीड, यानी कि बीज बनेगा। ओवरी क्या बनेगा? ये फ्रूट बनेगा। बहुत सारे झूठे फल भी होते हैं जिनमें फ्रूट कुछ ऐसा बनता है जिसमें चारों तरफ से ओवरी ना होकर कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि पैरेंथस भी पाया जाता है, या जिसपे पूरा का पूरा फ्लावर इकट्ठा है उस हिस्से से भी फल, पूरा का पूरा फल बन जाता है। तो उन्हें झूठे फल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सही ऑप्शन देखा जाए तो भाई सही ऑप्शन क्या बनेगा? सही ऑप्शन बीजांड बनेगा, यानी कि ओवरी बनेगा, ठीक है। इसमें आज इंस्ट्रक्शन बार बार खुल जा रहे हैं। चलो, पांचवा सवाल देखते हैं। फंगस में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो भाई स्वपोषी होते तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड ही ना होते, और फंगस जितने होते सारे डिपेंड होते हैं। तो इसका मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ये स्वपोषी है ही नहीं, परपोषी हैं। और परपोषी तो ये अपनी भोजन के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। अब मामला आता है कि ऐसे उस सवाल में आप कैसे डायरेक्ट आंसर करेंगे? तो भाई डायरेक्ट के लिए आपको चार ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब खुद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन स्वयं बना लीजिए, हरे पौधे करते हैं, ये फंगस नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये सवाल जो आपको बनेगा, इस सवाल में सी ऑप्शन बेकार हो गया। अब मामला था है डी। तो डी ऑप्शन में भाई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कीड़े पतंगे पाए, मतलब जो नाइट्रोजन की कमी वाली जगह होते हैं, वहाँ पे पौधे क्या करते हैं? कीट भक्षी हो जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए वो कीटों का भक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सपोसी परपोसी बने तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा, परपोसी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अब अगला सवाल देख लें। याद रखिएगा, फंगस में केवल परपोषी ही रहेगा, सुपोषी हो ही नहीं सकते। प्रकाश संश्लेषी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कीट भक्षी इसलिए नहीं होते क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं, और कीट भक्षी पौधे केवल एक ही जगह पर पाए जाएंगे, मेघालय क्षेत्रों में, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। या दलदली क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो इस तरह के
ये सवाल में आपका सही ऑप्शन बी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो गैसों का आदान प्रदान बेटा रंध्र के साथ किया जाता है, यानी कि स्टोमेटा के साथ किया जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के साथ गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। बाकी जड़, रोम, जाइलम, फ्लोएम जो बने हुए हैं इसको भी समझ लीजिए। जाइलम से जल ऊपर जाता है, कहाँ पे जाता है? जल पत्तियों तक जाता है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और उसके बाद भोजन बनेगा, और वो भोजन फ्लोएम के सहारे नीचे पूरे शरीर में, यानी कि पेड़ की जड़ों तक आ जाएगा, तो ये फ्लोएम होता है। ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, इनसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, लेकिन साथ ही साथ गैसों का भी आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से सही ऑप्शन क्या बनेगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में कौन सा पौधा बीज रहित होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है उनके बारे में जान लीजिए। आम की एक बीज रहित प्रजाति बनाई तो गई है पार्थिनोकार्पी के द्वारा, जिसे बोलते हैं सिंधु। इस प्रजाति का नाम समझ लीजिए, इस प्रजाति का नाम क्या है? सिंधु नाम है। सिंधु एक ऐसी आम की फसल है या ऐसी आम की वैरायटी है जो पूरी तरीके से सीडलेस है। लेकिन सिंधु बोला जाए तब तो बात सही होगी, लेकिन आम बोला जाए तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा। ठीक है, गेहूं में भाई बीज होता ही है, जिसे आप पिसवा के आटा का रोटी वोटी यूज करते हैं। फर्न एक ऐसा पौधा है जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं पाए जाते, तो इसलिए फर्न सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा। मटर में एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है, बिना पत्ती वाले मटर के पौधे को या वैरायटी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इस वैरायटी का नाम है अपर्णा। क्या नाम है इसका? अपर्णा। ठीक है, तो अपर्णा एक ऐसा पौधा है मटर का जिसमें बीज सॉरी पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, जिसमें पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य तो यही है कि जल एवं खनिज का अवशोषण करें और पूरे पौधे के पूरे शरीर तक पहुंचाएं। इसमें ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी काम करती है, मतलब ऊपर से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जल को खींचा जाएगा और नीचे से जड़ों से आने वाला जल ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ये केवल जल नहीं जाता बल्कि सैप जाता है। क्या जाता है? सैप जाता है। सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल, यानी कि जो जल खींच के गया ऊपर वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में खनिज पदार्थ भी जाएंगे, और इस प्रक्रिया के द्वारा जड़ों से जाने वाला सैप ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाएगा, और वो उसके ट्रांसपिरेशन में और साथ साथ में क्या नाम है प्रकाश संश्लेषण में, दोनों में हेल्प करेगा। तो 8 में कौन सा सवाल सही होगा? आंसर आंसर सही होगा बी। 9 में देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ध्यान से देखिएगा, भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन हमेशा याद रखिए, पहले तो भोजन बने कहाँ पे बनेगा? पत्तियों में बनेगा, तनों में बनेगा, जहाँ जहाँ पे इसका फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन बन गया, अब भोजन बनने के बाद उसको हर अंग तक ले जाना है, हर कोशिका तक पहुँचाना है, जिससे एनर्जी की सप्लाई मेंटेन हो सके, और वो काम फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो भोजन का परिवहन करते हुए जड़ों तक भी लेके जाते हैं, क्योंकि जड़ों में भी तो भाई सेल है, उसे भी तो जिंदा रहना है। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि जाइलम है तो जाइलम पानी ऊपर ले जाता है। ठीक है, पानी ऊपर ले जाएगा, और जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमेटस सेल जो है वो उसकी मृदुतक कोशिका बनाकर उसको स्पंज बनाते हैं। मेरिस्टेम जो है सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है, जो वार्षिक बलय बनते हैं तने में, वो सारी चीज़ें ये करता है। अगला है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकने के पीछे मुख्य भूमिका किस हार्मोन की होती है? तो भाई ये हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो टिप पॉइंट पे पाया जाता है, चाहे वो जड़ें हों चाहे वो तने के ऊपर का हिस्सा हो, और वो ऑक्सिन हमेशा प्रकाशानुवर्तनी गति करता है। याद होगा, जो केले होते हैं हमेशा टेढ़े रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि केले के टिप पॉइंट पे ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन की वजह से वो केले सूर्य की प्रकाश की तरफ हल्का सा मुंडी घुमा लेते हैं। इसी वजह से जितने भी केले आप देखेंगे वो सीधे कभी केले नहीं देखेंगे, हल्का सा बेंड रहते हैं केले। तो बेंड इसी वजह से रहते हैं क्योंकि वो प्रकाशानुवर्तनी गति करते हैं। बाकी एथिलीन जो गैस है, वो एथिलीन गैस भाई फलों को पकाने के लिए यूज की जाती है। बहुत बार सवाल आया इस पे। इससे पहले कार्बेट वार्बेट लगा के आप लोग फलों को पकाते थे, हालांकि उसको बायो नॉन डिग्रेडेबल बोल दिया गया, और इसलिए वो नुकसान कर रहा था। उसमें बायो मैग्निफिकेशन भी होता था, गलत चीज़ें हमारे शरीर में पहुंच रही थी, इसलिए उसको हटा के एथिलीन को बना दिया गया। ये गैसीय हार्मोन होता है, ये भी सवाल कई बार बना है। कौन सा हार्मोन है जो पूरी तरीके से गैसीय है? तो गैसीय हार्मोन कौन सा है? एथिलीन हार्मोन है। ठीक है, एथिलीन हार्मोन कैसा है? गैसीय हार्मोन, गैसीय हार्मोन। ठीक, साइटोकाइनिन और एबीए, एबीए को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। एबीए जो है
एब्सिसिक एसिड है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस हार्मोन। मतलब ये ग्रोथ को बढ़ाता नहीं है बल्कि चेक कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। पत्तियों के गिरने और पौधों की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? आ गया भाई एब्सिसिक एसिड। ये वही हार्मोन है जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। जिब्रेलिन से ग्रोथ होती है, ऑक्सिन से प्रकाशानुवर्तनी ग्रोथ होती है, साइटोकाइनिन से इनकी मोटाई वोटाई बढ़ती है, मजबूत रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड इसका सबसे सही आंसर होगा। पत्तियों के गिरने, पौधों को की वृद्धि रोकने, यही रिपीट हो गया है, एब्सिसिक एसिड ही है। फल पकाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो भाई एथिलीन सहायक होता है। ठीक है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये सारी चीज़ें नहीं है, एथिलीन है इसमें। अगर एसिटिलीन होता तो यही कार्बेट वाली गैस हो जाती, लेकिन वो हार्मोन नहीं है, वो एक केमिकल है। यहाँ पे हार्मोन पूछा गया है, एथिलीन हार्मोन है। अच्छा, अगर मान लो आपसे सवाल ये पूछे कि कौन सा हार्मोन है जो पौधों में फूल आने के लिए उसको प्रेरित करता है, तो फ्लोरिजन हार्मोन है। कौन सा है? वो फ्लोरिजन हार्मोन है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फ्लोरिजन। आज मेरा ये कर्सर बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा कुछ इशू आ गया है इसमें, चलने लगा। खैर, फ्लोरिजन हार्मोन होता है जो फूल आने के लिए प्रेरित करता है उसे, और वो पत्तियों की वजह से बनता है। जिसमें ज़्यादा पत्तियां हो जाती हैं तो उसमें फ्लोरिजन हार्मोन अपने आप सिक्रीट होने लगता है। अगला है, पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है और उससे उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है। अगला है, पौधों में लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन। ये सबसे सही आंसर बनेगा। एफएससी क्या है? एफएससी का हार्मोन जो है वो इसका स्ट्रेस हार्मोन है जो इसकी ग्रोथ को चेक कर देता है, रोक देता है। ऑक्सिन क्या है? प्रकाशानुवर्तनी गति वाला हार्मोन है। ठीक है। वैसे ऑक्सिन से एक सवाल और बना है, एक बार पूछा गया कि पार्थिनोकार्पी में फूलों के स्टिग्मा पे कौन सा हार्मोन का लेप करने से उनका फर्टिलाइजेशन जैसा प्रोसेस होने के साथ वो फल में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो ऑक्सिन ही है। मतलब किसी पौधे से, मान लो कि फूल है और उसके फूल में उठा के, कहा जाए कि उसके फूल के स्टिग्मा पे उठा के वो हार्मोन लगा दिया जाए और स्टेमन काट के फेंक दिए जाए, तो क्या फल बनेगा? तो भाई फल बनेगा, और साथ ही साथ में बीज रहित फल बनेगा। इसी को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, जिसमें अंगूर, जिसमें कि आम की फसल, सिंधु इत्यादि को बनाया गया है। ठीक है। अगला है, मेलेटोनिन हार्मोन किससे संबंधित है? ये थोड़ा बॉटनी से बाहर आ गए, जूलॉजी में आ गए, और इसमें भी कौन सा है? ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक अलग सवाल है। मेलेटोनिन और सेरोटोनिन ये हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलती हैं। हालांकि पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया जाता है कि इसके मतलब एग्जैक्ट फंक्शन को अभी तक डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक के द्वारा नहीं खोजा गया है, लेकिन फिर भी मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को खोजा गया है। जो सेरोटोनिन होता है वो हमारे नींद को और पाचन संबंधी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन जो होता है वो हमारे कलर को और नींद को, दोनों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा, रक्तचाप, हड्डियां, नींद, यहाँ पे नींद और रक्तचाप को मिक्स करते हुए ऑप्शन बनाया जाता है और सही ऑप्शन रक्तचाप बनेगा इसका। अगर सेरोटोनिन होता तो नींद बन जाता। ठीक है। तो इस तरीके से दो ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे। सही ऑप्शन इस वाले जो क्वेश्चन में बनेगा वो सी बनेगा। अगला, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगला सवाल है, और इसमें इंसुलिन हार्मोन सही आंसर बनेगा। इंसुलिन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है फीमेल हार्मोन होता है, वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेनालिन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है, लड़ो मारो भागो हार्मोन कहा जाता है। अगर कोई समस्या आ गई तो आपके अंदर एड्रेनालिन ज़्यादा सिक्रेट होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से ब्लड पंप ज़्यादा तेज़ी के साथ होगा। ब्लड ज़्यादा तेज़ी के साथ पंप होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा तो पावर ज़्यादा आएगी। तो कुल मिला के एड्रेनालिन आपके अंदर पावर को बढ़ाते हुए या तो लड़ने में हेल्प करेगा या तो भाग जाने में हेल्प करेगा। जो आपकी जैसी कंडीशन होगी वैसा आप रिएक्ट करेंगे। अगर आपसे कमज़ोर आदमी पड़ा तो भिड़ जाओगे, मार दोगे तमाचा। अगर मजबूत आदमी पड़ा तो तुरंत दुम दबा के निकल लोगे। कुल मिला के एड्रेनालिन दोनों काम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन का कई बार पूछा गया है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो वो आयोडीन है। तो जो पहला वाला ऑप्शन था इसमें आयोडीन आपको याद रखना है, और जो एड्रेनालिन है ये लड़ो मारो भागो के तौर पे याद रखना है, और इसमें सही ऑप्शन क्या है? इंसुलिन है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पैराथायराइड हार्मोन शरीर में किस तत्व को नियंत्रित करता है? तो भाई ये सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करता है, जिससे आपके अंदर टिटैनिक कंडीशन नहीं आती है, ये उसके लिए होता है। दूसरी चीज़ है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर बटन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, वो होता है पैराथायराइड। मान लो कि ये थायराइड ग्लैंड है और इस पे ये हो गया तुम्हारा पैराथायराइड। ठीक है। ये पैराथायराइड है, इसी पे पाए जाते हैं।
और ये थायराइड असल में होता कहाँ पे, तो भाई याद रखना थायराइड आपके वोकल कार्ड के जस्ट पास में ही होता है, मतलब गले में आपके थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इसीलिए तो देखते हैं थायराइड ग्लैंड में सूजन से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, वो भी तो गले में ही होता है। फाइट या फ्लाइट हार्मोन किसे जाता है, भाई एड्रेनालिन है, बार बार वही बोल रहा हूँ, एड्रेनालिन है, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, लड़ो मारो भागो हार्मोन, फाइट या फ्लाइट हार्मोन इत्यादि नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ऑक्सीटोसिन इसमें नया आया, उसको समझ लीजिए। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजैकुलेटरी हार्मोन है, यानी कि दुग्ध का निष्कासन करने वाला हार्मोन है। जब किसी फीमेल से बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के मुख को अगर वो मतलब अपने होठों से अगर उस मतलब मेमोरी ग्लैंड को सक करता है तो ऑक्सीटोसिन अपने आप सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से वहाँ से मतलब मिल्क का सिक्रीशन होता है। अगर ऑक्सीटोसिन ना निकले तो मिल्क का सिक्रीशन इतना आसानी से नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है, मिल्क का सिक्रीशन तभी होगा जब फीमेल अपने बच्चे के साथ में संपर्क में आएगी, वैसे नहीं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बहुत सारे यूज किए जा रहे हैं। जैसे वर्तमान में क्या करते हैं, जो घोसी लोग होते हैं जो जानवर पालते हैं, वो लोग उनको अपने जानवर को मतलब फीमेल चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके ज़बरदस्ती दूध निकालते हैं। कुछ लोग तो सब्जी उब्जी उद्योग में भी इसका धड़ल्ले से यूज करते हैं, जबकि इस पे बैन लग गया है। लेकिन ऑक्सीटोसिन लगा के लौकी है, तोरई है, कद्दू है, इनमें लगा दिया जाता है तो रातों रात बहुत बड़े हो जाते हैं एक साथ, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन को बराबर यूज किया जा रहा है, वो भी गलत है। ये पूरी तरीके से बैन है, क्योंकि ये फीमाइन करेक्टर को डेवलप करता है। अगर इसका आप सेवन कर रहे हैं तो फीमेल करेक्टर आ जाएंगे, और आजकल इनकी संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, लड़की को नहीं, लड़के को पसंद कर रहा है, उसकी दोस्ती अलग जा रही है। तो इस तरीके के लड़कों से सावधान रहना और ऑक्सीटोसिन के सेवन से भी उनको बचाना। ठीक है, नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, भाई पुराना सवाल है, आयोडीन पाया जाता है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि लोहा की बात करें तो लोहा किस में आएगा, लोहा आएगा भैया हीमोग्लोबिन में। कैल्शियम किस में आएगा, हड्डियों में, कैल्शियम फास्फेट आपके दांतों में भी है, बहुत सारी जगहों पे कैल्शियम है। ठीक है, सोडियम किस में आएगा, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, जिसकी वजह से आपको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम चलता रहता है। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप टिटैनिक कंडीशन से आपको बचाता है। तो ये 20 सवाल थे आज के सेशन में, इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, आगे के लिए वेट करते रहे। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।